Hello guys, welcome all of you. This is lecture 25 in Public Administration lecture series and we are covering administrative thinkers. हम administrative thinkers का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट और इसमें हमने क्रिस आर्गरिस कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेंसिस लाइकर्ट के बारे में। इनकी लीडरशिप थ्योरी भी काफी फेमस है। तो साथ ही साथ हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा उसके अंडर जो टॉपिक है लीडरशिप वो भी आज हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेंसिस लाइकर्ट के बारे में। ही वॉज बॉर्न इन व्योमिंग, यूएसए के अंदर है, इन 1903। ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। बेसिकली उनकी जो थ्योरी है वो कहाँ आप उसको मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर कहाँ उसको प्लेस करते हो, कौन सी जगह है उसकी, वो देखते हैं। तो हमने अभी तक ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच देखा था। तो जो स्कोप है बिहेवियरल स्टडीज का, इट एक्सटेंड फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन डायनामिक्स। मतलब उसका जो कंसर्न था, मेन कंसर्न और कोर एरिया था, वो क्या था? इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे और मोटिवेशन डायनामिक्स पे ज्यादा ध्यान था। अब वो किससे एक्सटेंड हुआ, वहां से कहाँ तक? ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर तक, क्लाइमेट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वर्क परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर लाइकर्ट की जो मैनेजमेंट सिस्टम है, 4 मैनेजमेंट सिस्टम दिए थे उन्होंने, रिप्रेजेंट अ मेजर ब्रेक थ्रू in the researches in this field. He is known for his study on organization and analysis of management style. तो उनकी कुछ काफी फेमस वर्क है, उनके कुछ बुक्स हैं जिसमें से कुछ है A Technique for Measurement of Attitude, written in 1932, Developing Pattern in Management 1955, New Patterns of Management 1961, The Human Organization, Its Management and Value 1967, New Ways of Managing Conflict 1976 में। तो हम आज उनके बारे में कवर करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मैनेजर के रोल को एनालाइज किया है, मैनेजमेंट को किस तरीके से उनका एनालिसिस किया उन्होंने, एंड फर्दर किस तरीके की लीडरशिप स्टाइल और मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने दिए हैं। तो पहली बात करते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है। 2 फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, फर्स्ट सोशल सर्विस के अंदर और सेकंड उनका मेन कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप। सोशल सर्वे के अंदर देखते हैं, ही कंट्रीब्यूटेड टू स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन टूल ऑफ सोशल सर्वे एंड द लाइकर्ट स्केल। एक स्केल दिया था उन्होंने जिसमें आप लोगों की ओपिनियन को नोट कर सकते हो। 5 पॉइंट स्केल था ये एंड इट यूज्ड इन मेजरिंग सोशल बिहेवियर। 5 point scale measured the opinion between the range of strongly agree to strongly disagree। मतलब 5 पॉइंट का स्केल था, एक पॉइंट पे स्ट्रांगली एग्री लिखा होता था और दूसरी साइड पे स्ट्रांगली डिसएग्री लिखा होता था। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री, ये 5 पॉइंट थे जो जिस स्केल को उन्होंने डेवलप किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है उनका। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप। उन्होंने लीडरशिप होती क्या है? लीडरशिप बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आप दूसरों को गाइडेंस मतलब दूसरों को गाइड करते हो, गिविंग गाइडेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन, कि आप उनको गाइड कर रहे हो, वो क्या है? लीडरशिप स्किल है। 2 स्टाइल बताए उन्होंने लीडरशिप के। फर्स्ट था सुपरवाइजर, 2 स्टाइल ऑफ लीडरशिप और सुपरवाइजर, ठीक है। फर्स्ट था जॉब सेंटर्ड, मतलब जिसका काम सिर्फ और सिर्फ जॉब तक ही सीमित रहता है, कि उसका मेन फोकस क्या है? जॉब। और सेकंड क्या है? पीपल सेंटर्ड और एम्प्लॉय सेंटर्ड, कि दूसरे का क्या है? मेन फोकस अपने एम्प्लॉयज है उनके, सेकंड का। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जॉब सेंटर्ड सुपरवाइजर। जॉब सेंटर्ड सुपरवाइजर जो होते हैं उनका मेनली जो कंसर्न होता है इज टू एंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ असाइन टास्क, मतलब जो काम उनको दिए जाते हैं उनकी जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट कर सके। मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, कि जो रूल्स बताए गए उनको मेंटेन करके रखा जाए। ऐसी सुपरवाइजर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पहला, दे पुट हैवी प्रेशर्स टू गेट वर्क डन, अपने एम्प्लॉइज पे ज्यादा से ज्यादा दबाव बना करके काम करवाने की कोशिश करेंगे। सेकंड, दे हैव वेरी लिटिल कॉन्फिडेंस इन देयर सबऑर्डिनेट, बहुत कम विश्वास होता है उनको अपने सबऑर्डिनेट्स पे। थर्ड, एक्सरसाइज क्लोज एंड डिटेल्ड सुपरविजन, बहुत ही बारीकी से उनके ऊपर सुपरविजन होगा। अलाउ लिटिल फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट, आर प्यूनिटिव एंड क्रिटिकल व्हेन मिस्टेक अकर। तो ये रेंसिस लाइकर्ट ने जब ये फाइंड आउट किया तब उन्होंने ये भी देखा कि ऐसे जो सुपरवाइजर होते हैं वो काफी लो परफॉर्म कर पाते हैं, काफी उनकी परफॉर्मेंस काफी लो रहती है।
जबकि जो दूसरे हैं एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइजर है, उनकी परफॉर्मेंस काफी हाई रहती है। तो अब एम्प्लॉय सेंटर्ड सुपरवाइजर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इनका प्राइमरी कंसर्न क्या होता है? विद द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ देयर सबऑर्डिनेट एंड इफेक्टिव टीम बिल्डिंग फॉर हाई टास्क परफॉर्मेंस। मतलब अपने सबऑर्डिनेट पे ज्यादा ध्यान देते हैं और टीम बिल्डिंग पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहला, जो जॉब सेंटर्ड में था उसके अपोजिट मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट दे एक्सर्ट वेरी लिटिल प्रेशर ऑन सबऑर्डिनेट, बहुत कम प्रेशर करेंगे। अर्न एंड गेट दिस कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ देयर सबऑर्डिनेट, वो विश्वास करेंगे अपने सबऑर्डिनेट का और उनका विश्वास गेन करने की भी कोशिश करेंगे। इंक्रीज द अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, मतलब उनको कोई अगर गलती हो जाए तो भी मतलब बड़ा इशू नहीं बनाएंगे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे। एनकरेज देम टू एक्सेप्ट हाई परफॉर्मेंस गोल थ्रू ग्रुप डिसीजन प्रोसेस। एक्सरसाइज जनरल रेदर देन डिटेल्ड सुपरविजन एंड अलाउ सबऑर्डिनेट टू शेड्यूल देयर ऑन पेस ऑफ वर्क, मतलब जनरल सुपरविजन होगा, सबऑर्डिनेट अपने हिसाब से काम कर सकेंगे। हेल्प सबऑर्डिनेट व्हेन मिस्टेक एंड प्रॉब्लम अकर, और जब कोई गलती हो या कोई प्रॉब्लम आए तो अपनी सबऑर्डिनेट की हेल्प करेंगे। तो ये काफी हाई मतलब परफॉर्मेंस वाले सुपरवाइजर फाइंड आउट किए गए थे। अब बात करते हैं 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट की। The most important contribution of Likert lies in his conceptualization of different system of management. According to him, the efficiency of an organization or its department is influenced by their system of management. उनके अकॉर्डिंग किसी भी डिपार्टमेंट की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी उसके मैनेजमेंट सिस्टम पे डिपेंड करती है। मतलब जो हमने अभी देखा ना सुपरवाइजरी, जो 2 लीडरशिप स्टाइल देखे थे, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दिस सिस्टम डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, इन्वॉल्वमेंट एंड रोल ऑफ मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट इन इंडस्ट्रियल सेटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। तो 4 क्या क्या थे? एक्सप्लॉइटेटिव, अथॉरिटेटिव, बेनेवोलेंट, अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लॉइटेटिव की। एक्सप्लॉइटेटिव मतलब जो एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी सबऑर्डिनेट को। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का सिस्टम होता है कि सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होगा। मोस्ट ऑफ डिसीजन जो है वो मैनेजर ले, मोस्ट ऑफ क्या सारे डिसीजन मैनेजर लेगा, सबऑर्डिनेट सिर्फ अपने मैनेजर की बात को फॉलो करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम द जॉब ऑफ एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट इज टू अबाइड बाय द डिसीजन मेड बाय मैनेजर्स एंड दोज विद द हायर स्टेटस देन देम इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सबऑर्डिनेट का काम क्या है? उनका काम है कि जो फैसले लिए गए हैं हायर अथॉरिटी के द्वारा, उनको सिर्फ उन फैसलों को लागू करना है, उन फैसलों को मानना है। सेकंड, द सबऑर्डिनेट डू नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, दे डू नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न सिंपली अबाउट कंप्लीटिंग द वर्क। ऑर्गेनाइजेशन किस पे ज्यादा ध्यान देगी? कि काम हो जाए। The organization will use fear and threats to make sure employee complete the work set. थ्रेट होगा, फियर होगा कि जॉब से जाने का या सैलरी कम कर दी जाएगी, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो उनको फियर एंड थ्रेट यूज किए जाते हैं टू मेक श्योर कि एम्प्लॉय अच्छे से अपना काम पूरा कर सके और कोई टीम वर्क इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का सिस्टम है, एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम। और आप इस पे मतलब फील कर सकते हो कि ये जो सिस्टम होगा ये काफी लो परफॉर्मेंस वाला सिस्टम होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर पुट करके कि उनके माइंड पे उनको बर्डन दे करके आप कितना ज्यादा इफेक्टिवली काम करवा सकते हो। जब तक वो खुद से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हाई परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जा सकती। सेकंड है बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव सिस्टम। पहले से कुछ बेटर है बट ज्यादा बेहतर नहीं है। जस्ट एज इन एन एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम, डिसीजंस आर मेड बाय दोज एट द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। मतलब डिसीजंस तो टॉप मैनेजमेंट ही ले रही है, लेकिन अब की बार एम्प्लॉइज को फियर एंड थ्रेट वाला वो नहीं है। मतलब उनको रिवॉर्ड देकर के मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है रेदर देन फियर एंड थ्रेट। Information may flow from subordinate to manager, but it is restricted to what manager want to hear. Information flow होती है, मतलब सबऑर्डिनेट की बात सुनी जाती है, लेकिन एक्चुअल में वही बात वही बात सुनी जाती है जो मैनेजमेंट सुनना चाहते हैं। थर्ड सिस्टम है कंसल्टेटिव सिस्टम। कंसल्टेटिव सिस्टम के अंदर मतलब कि कंसल्टेशन होगी, बातचीत होगी। सबऑर्डिनेट्स आर मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड्स एंड डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी डिसीजन मेकिंग में। मैनेजमेंट विल कंस्ट्रक्टिवली यूज देयर सबऑर्डिनेट आइडियाज एंड ओपिनियंस। हाउएवर इन्वॉल्वमेंट इज इनकम्प्लीट एंड मेजर डिसीजंस आर स्टिल मेड बाय सीनियर मैनेजमेंट। बड़े फैसले अभी भी सीनियर मैनेजमेंट लेगी।
there is a greater flow of information than in the benevolent authoritative system from subordinate to management. तो मतलब पहले वाले सिस्टम से ज्यादा इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू मैनेजर इज कंप्लीट एंड यूफेमिस्टिक, मतलब कंप्लीट होगी और यूफेमिस्टिक होगी कि पूरी होगी एक तरीके से, जैसी वो सुनना चाहते हैं वैसी ही इंफॉर्मेशन उनको पहुंचाई जाएगी। फिर बात आती है पार्टिसिपेटिव ग्रुप सिस्टम की। पार्टिसिपेटिव में क्या होता है, मैनेजमेंट हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन देयर सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉइज, फुल कॉन्फिडेंस होता है, बहुत सारी कम्युनिकेशन होती है और सबऑर्डिनेट फुल्ली इन्वॉल्व होते हैं इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबऑर्डिनेट कंफर्टेबली अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं और काफी ज्यादा टीम वर्क होता है। एम्प्लॉइज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन फील रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, उनको जिम्मेदारी का एहसास होता है कि उनको वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोटिवेशनल, स्पेशली सबऑर्डिनेट आर ऑफर्ड इकोनॉमिक रिवॉर्ड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल विच दे हैव पार्टिसिपेटेड इन सेटिंग। और ये जरूरी है क्योंकि सबऑर्डिनेट को अलग अलग रिवॉर्ड ऑफर किए जाते हैं मोटिवेट करने के लिए। टीम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पीपल हु आर मेंबर ऑफ मोर देन वन टीम। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अलग अलग टीम होती है, लेकिन टीम के अंदर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा टीम के मेंबर होते हैं। जैसे पर्सन है, वो मे बी फर्स्ट टीम के अंदर भी हो और सेकंड टीम के अंदर भी हो, तो वो क्या करता है, वो लिंकिंग पिन की तरह काम करता है, एक ऐसी पिन जो उन दोनों को जोड़ करके रखती है। तो लाइकर्ट कॉल पीपल इन मोर देन वन ग्रुप लिंकिंग पिन्स। तो इनका जो लिंकिंग पिन वाला कंसेप्ट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। Lecture will be continued. Subscribe, like and comment, share as much as you can.